Hello everyone. Today we are discussing about some new topics of our chapter Lifelines of the Economy. हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं जो डोमेन है हमारा अर्थ पे, दैट इज लैंड डोमेन, उसके बारे में हम डिस्कशंस कर चुके हैं. टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड विद द अदर टू डोमेन्स ऑन अर्थ. फर्स्ट वन इज वाटरवेज. वाटरवेज की हम डिटेल्स देखेंगे. देन आफ्टर दैट मेजर सी पोर्ट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया, एंड देन एयरवेज. इट मींस डिफरेंट थ्री डोमेन्स जो हमारे हैं उसमें से फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज लैंड, जिसमें हमने रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस को डिस्कस किया था. आज हम रिमेनिंग टू टॉपिक्स को लेंगे, वाटरवेज एंड एयरवेज. सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक विद वाटरवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज फ्रॉम अ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड. इट मींस इंडिया में जो सी पोर्ट्स हैं उनका यूज होना या वाटरवेज का यूज होना कोई नया वे नहीं है. ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया में यूज किया जा रहा है. यहाँ पे बहुत से जो सीमैन हैं वो बहुत दूर से और नियर बाय बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में स्प्रेडेड हैं, और चीज़ों को आना जाना, जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, या फिर जो हमारा कॉमर्स है, इट मींस जो हमारी ट्रेड है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत पुराने टाइम से वाटरवेज से कनेक्टेड है. इट मींस वाटरवेज न्यू नहीं है, ये हिस्टोरिकली इंडिया से कनेक्टेड है और इंडिया सी फेयरिंग कंट्रीज में से एक रहा है बहुत टाइम से. सो वाटरवेज की में अगर हम बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमें है, तो सबसे बेस्ट जो चीज है इसमें, दैट इज वाटरवेज इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का ये चीपेस्ट मींस है. इसके साथ ही आप इसमें बल्की और हैवी गुड्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क एंड हैवी गुड्स को कैरी कर सकते हो. सो वी कैन से it carries heavy and bulky goods. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए इस तरह की गुड्स में इसको यूज किया जाता है. Then after that it is also fuel efficient. ये फ्यूल एफिशिएंट भी है and it is also eco-friendly. It means ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, फ्यूल भी इसमें कम यूज होता है, इसके साथ ही हैवी एंड बल्की गुड्स को कैरी करता है, चीपेस्ट मींस है, और इंडिया में बहुत पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है वाटरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसकी हेल्प से आप कल्चर और कॉमर्स दोनों चीजों का एक्सचेंज डिफरेंट नेशंस में या विद इन इंडिया कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में. तो अगर हम बात करते हैं इनलैंड नेविगेशंस की, जो विद इन इंडिया जो लेंथ है वाटरवेज का जिसको हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, दैट इज अराउंड 14,500 किलोमीटर्स. ये हमारे इंडिया में वाटरवेज की इनलैंड नेविगेशंस हैं विद इन इंडिया जो यूज की जाती हैं. और इसके अलावा जो हम बात करते हैं मैकेनाइज्ड जो वेसल्स हैं, जो मशीनरीज की हेल्प से जो बोट्स चलती हैं या जो शिप्स वर्क करती हैं, उनका नंबर है या उनका जो यूज हो रहा है 5685 किलोमीटर्स तक, जहां पे जनरली इन पाथ्स को यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए. सो कुछ ऐसे वाटरवेज भी, जैसे हमने नेशनल हाईवेज पढ़े हैं, इसी सेम वे में नेशनल वाटरवेज भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया है और जिनको हम प्रेजेंटली यूज करते हैं डिफरेंट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. सो ये जो नेविगेशंस हैं जहां से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, सो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज द गंगा रिवर. गंगा रिवर, this is between Allahabad and Haldia. That is between Allahabad and Haldia. ये वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज बोला गया है बिकॉज ये सेफ हैं और इनकी हेल्प से हम ट्रेडिंग को करते हैं और कॉन्टिन्यूसली रूट्स को हम यूज करते आ रहे हैं. जैसे आप नेशनल हाईवेज को यूज करते हो, सेम उसी वे में इनको भी यूज किया जाता है. ये हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 1620 किलोमीटर्स. दिस इज नेशनल वाटरवेज नंबर 1. जैसे NH1 है, सेम उसी वे में नेशनल वाटरवेज नंबर 1. सेकेंड वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर.
द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो रिवर है दैट इज बिटवीन सादिया एंड धुबरी, बिटवीन सादिया एंड धुबरी। ये एरियाज गिवन है, सॉरी इट इज धुबरी। इसकी जो लेंथ है दैट इज 891 किलोमीटर्स, और ये हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। इट मींस दिस इज NW नंबर 2। थर्ड वन इज द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, दैट इज NW नंबर 3। द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, NW नंबर 3। सो इसमें में ये कुछ रूट्स हैं जिनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज NW4 विच इज बिटवीन द स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, जो कि ककीनाडा पौंडीचेरी से स्ट्रेच होते हैं कनाल्स, और अराउंड 1078 किलोमीटर्स में हैं, और दैट इज NW नंबर 4। बेसिकली 5 यहाँ पे आपको गिवन है, NW जो है नेशनल वाटरवेज जो है। तो फोर्थ वन इज स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ। इनको आप अगर मैप में चेक करोगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से जो वाटरवेज हैं उन्हें नेशनल वाटरवेज का नेम दिया गया है, कौन से रिवर से वो स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक वो कनेक्ट होते हैं। सो जो फोर्थ है दैट इज स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा rivers. This is related or along with the Kakinada Pondicherry rivers, and the length is 1078 kilometers, and this is our national waterways number 4. Now last one is national waterways number 5, the specified stretches of river Brahmani along with Matai river, Brahmani along with Matai river. This is NW number 5. So ये जो है डेल्टा चैनल्स है महानदी और ब्रह्मानी रिवर्स के, ईस्ट कोस्टल कैनाल है ये, 588 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी, एंड दिस इज नेशनल वाटरवेज नंबर 5. सो बेसिकली ये 5 जो नेशनल वाटरवेज हैं, मैक्सिमम इन्हीं को यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे गुड्स को एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो डिफरेंट टाइप की गुड्स सभी इन्हीं की हेल्प से और चीपेस्ट मींस को यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट की जाती है। सो इट मींस वाटरवेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ट्रेड को इजी बनाने में, और ट्रांसपोर्टेशन का एक बेस्ट वे है जिसकी हेल्प से आप बल्कि गुड्स को बहुत इजीली दूसरे एरियाज में पहुंचा पा रहे हो। देयर आर आल्सो सम इनलैंड वाटरवेज, ये जो हमने पढ़े इनके अलावा कुछ और भी इनलैंड वाटरवेज हैं। सो बेसिकली सभी आपको याद नहीं रहेंगे, जनरली उसमें आता है मांडवी, ज्वारी, कम्बुरजुआ, सुंदरबंस, बराक, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो इनलैंड यूज किए जाते हैं वाटरवेज की जगह पे। अब यहाँ पे अगर हम मेन बात करते हैं तो ये जो सभी वाटरवेज हैं इसकी हेल्प से इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं इंपोर्ट्स की हेल्प से डिफरेंट एरियाज में जो लोकेटेड हैं, 95% जो कंट्री का ट्रेड है मींस अराउंड 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर हम बात करें तो वो सी की हेल्प से ही किया जाता है। इट मींस अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 95% जो ट्रेड है वो इंडिया में फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हम ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं, 95% कंट्री का जो ट्रेड है, ट्रेड वॉल्यूम जो है वो
आपका वाटरवेज की हेल्प से कंटिन्यू किया जा रहा है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें गुड्स में कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना परसेंट है, तो दैट इज 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो इट मीन वाटरवेज जो है इट इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल और एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स सेक्टर। जो हमारा कॉमर्स है, जिसमें हम कॉमर्स यहाँ पे सब्जेक्ट के वे में नहीं, कॉमर्स मींस ट्रेड, जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मेजर सी पोर्ट्स। मेजर से कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं ट्रेड को करने के लिए। जो 95% ट्रेड हम देख रहे हैं, या 60% वैल्यू, 68% जो वैल्यू का ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम ट्रेड, उसे हम कहां से करते हैं? तो दैट इज रिलेटेड विद मेजर सी पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसे सी पोर्ट्स हैं जो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले थे, उसके बाद उनसे कनेक्टिविटी फिनिश हो गई या बाउंड्रीज चेंज होने से डिस्टर्बेंसेस हुए। बहुत सारे ऐसे सी पोर्ट्स हैं जो आर्टिफिशियल हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नेचुरल हार्बर रखते हैं, इट मींस नेचुरली जो बने हैं। सो हम ऑटोमेटिकली सभी को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज with a coastline of 7516.6 kilometers, 7516.6 kilometers, this is our coastline. coastline means हमारे मैप का या हमारी बाउंड्रीज का वो एरिया जो वाटर बॉडीज को टच करता है। पेनिनसुलर एरिया है बिकॉज थ्री साइड से वाटर टच करता है हमारे इंडिया की बाउंड्रीज को। सो इट मीन्स कोस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर्स। सो बेसिकली इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो प्रेजेंटली यूज किए जा रहे हैं, और इसके अलावा अराउंड 200 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। तो अगर हम डिवीजन देखते हैं तो बेसिक जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हैं 12। मेजर पोर्ट्स का मैंने कहा जो स्मॉल पोर्ट्स है वहां से पहले सारी चीजें यहाँ कलेक्ट होंगी, उसके बाद फर्दर इनको आगे पास या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और अराउंड 200 ऐसे पोर्ट्स हैं जो माइनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट पोर्ट्स, जो सपोर्टिव पोर्ट्स जिन्हें बोलेंगे। तो 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स। सो ये डिविजन्स हैं, ये बेसिक पोर्ट्स है जहां से हम 95% का अपना ट्रेड जो है उसको हैंडल कर रहे हैं, जो कि हमारा फॉरेन ट्रेड है। अब कुछ पोर्ट्स के नेम्स हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं, जहां से मैक्सिमम लेवल का ट्रेड किया जाता है। तो वो कौन कौन से पोर्ट्स हैं ऐसे इंडिया में जिनको हम यूज करते हैं इस वर्क के लिए? फर्स्ट इसमें आता है कांडला इन कच्छ, गुजरात में है ये। कांडला इन कच्छ ये गुजरात में है। प्रेजेंटली इसको SEZ में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये फर्स्ट पोर्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस मुंबई पोर्ट के बर्डन को डिक्रीज करने के लिए इंडिया में सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया गया था? ताकि जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर जितना भी बर्डन है उस बर्डन को डिक्रीज किया जा सके। मुंबई पोर्ट के बर्डन को डिक्रीज करने के लिए, और ये फर्स्ट पोर्ट था जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में सेटअप हुआ था। अब ये गुजरात में है, कांडला इन कच्छ से आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रेजेंटली ये SEZ का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, बुक में गिवन नहीं है। 2017 में इस पोर्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का पार्ट बना लिया गया है और ये ट्रस्ट के अंडर आ गया है अभी। तो इसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नेम से भी हम बोलते हैं। 25 सितंबर 2017 को ये चेंज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग इस पोर्ट को SEZ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट port which was developed after independence, so that is Kandla in Kutch. And why this port is developed? Because or to decrease the burden of Mumbai port.
मुंबई पोर्ट के बर्डन को डिक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया था। अब क्या रीजन था कि मुंबई पोर्ट पे एकदम से बर्डन इंक्रीज हुआ? रीजन था कि जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ, जो कराची पोर्ट था हमारा वो पाकिस्तान में काउंट हुआ, मींस बाउंड्रीज जो हमारी चेंज हुई, तो कराची पोर्ट किस में कन्वर्ट हो गया? पाकिस्तान के पोर्शन में। सो इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए एक नए पोर्ट की रिक्वायरमेंट अराइज हुई, तो इसीलिए इसको सेटअप किया गया, इसको डेवलप किया गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट केटर्स द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ J&K। मींस ये जो पोर्ट है इसके नियर बाय जितने भी एरियाज हैं जहां से ये मैक्सिमम उन एरियाज से ग्रेनरी या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको कलेक्ट करता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है कंप्लीट ये कवर करती है J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी स्टेट्स को। तो यहाँ से जितना भी प्रोडक्शन आता है वो सभी लगभग इसी पोर्ट के थ्रू दूसरे नेशंस में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इट मींस ये बड़े लेवल पे कन्वीनियंटली हैंडल कर रहा है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, which was the biggest or which is the biggest port with a spacious natural and well sheltered harbor। it means वो कौन सा पोर्ट है जिसपे एक तो वो नेचुरली डेवलप्ड है, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया गया है, और दूसरा उसमें स्पेस ऑटोमेटिकली स्पेस है, वहां पे नेचुरली स्पेस वहां पे क्रिएटेड है जहां पे शिप्स को रोका जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, उसे हम हार्बर बोलते हैं। सो दैट इज द मुंबई पोर्ट। Next point is that Mumbai is the biggest port ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा 1 मार्क्स में सेपरेटली कि कौन सा पोर्ट किस चीज के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है। विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे शिप्स को लोड अनलोड किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं हार्बर। सो ये बिगेस्ट पोर्ट है जिसमें नेचुरली बहुत सारा स्पेस क्रिएटेड है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दिस वाज प्लान्ड विद द व्यू to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this reason। इसे बनाने का मेन मोटिव क्या था कि जो डिफरेंट पोर्ट्स वहां पे हैं, जो मुंबई पोर्ट तक चीजें पहुंचाई जाएंगी उसे सर्व करने के लिए उस रीजन का हब पोर्ट उसको बनाया गया कि जितने भी डिफरेंट एरिया से प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, मटेरियल पहुंचेगा, वो पहले यहाँ कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद वो चीजें आगे डिवाइड हो जाएंगी या आगे सर्व करेंगे मुंबई पोर्ट को, तो उसी के लिए इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास मरमागांव पोर्ट जो कि गोवा में है और वो मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मरमागांव पोर्ट। ये गोवा में है और इसका जो मेन यूज होता है वो किया जाता है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पोर्ट मेनली 50% इंडिया का जो आयरन ओर एक्सपोर्ट है वो इसी पोर्ट से कंप्लीट हो रहा है। 50% आयरन ओर का एक्सपोर्ट मरमागांव पोर्ट गोवा से कंप्लीट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट, इस पोर्ट को मुंबई में सेटअप किया गया है, सॉरी कर्नाटका में, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है आयरन ओर को जो कुद्रेमुख माइन से कलेक्ट किया जाता है। और ये एक ऐसा कुद्रेमुख माइंस वन ऑफ द बिगेस्ट माइंस में से एक है पूरे वर्ल्ड की। सो वहां से जितना भी एक्सपोर्ट आयरन ओर का होता है मेनली वो सारा न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटका में लोकेटेड है वहां से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कोची, दैट इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट जो कि लगून्स की एंट्रेंस पे सेटअप किया गया है, नेचुरली हार्बर है।
हार्बर मीन्स जो बंदर का, जहाँ पे मैंने बताया अनलोडिंग और लोडिंग का काम होता है। लगून का मतलब जहाँ पे वाटर लैंड से सेपरेट हो जाता है, पोर्शन बन जाता है पानी के बीच में ही, उसे हम लगून बोल देते हैं। तो यहाँ पे शेल्टर है शिप्स के लिए बहुत सारे। और ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, कॉर्नर पे है साउथ वेस्टर्न पार्ट के, दैट इज कोची पोर्ट। सो ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहे हैं डिफरेंट चीजों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है, अगर हम ईस्ट कोस्ट की तरफ आ जाएं तो एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूटिकोरिन, यहाँ पे एक पोर्ट है ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु। इस पोर्ट का मेन, ये रिच है हिंटरलैंड से, इट मीन्स बहुत सारा कोस्टल एरिया इसके पास है पीछे बैक में, और इट वाज फ्लरिशिंग द ट्रेड फ्रॉम अ लार्ज टाइम पीरियड इन हैंडलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज इवन नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स और डिफरेंट नेशंस। मीन्स ये कोस्टल रीजन से रिलेटेड जितने भी नेशंस हैं जो इंडिया से कनेक्टेड हैं उन सभी तक सामान पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली कार्गोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच वाज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? दैट इज चेन्नई पोर्ट। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। Now the next point, it was also ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade. मुंबई ट्रेड, जैसे मुंबई पोर्ट से मैक्सिमम ट्रेड होता है तो उसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज चेन्नई पोर्ट, जहाँ पे ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विशाखापट्टनम, जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि जो लैंड से सराउंडेड हो, तो विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। And that port is also used for exporting iron ore. विशाखापट्टनम पोर्ट को भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पारादीप पोर्ट, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। पारादीप पोर्ट, ओडिशा। अब ये जो पोर्ट है बेसिकली ये भी आयरन ओर के लिए ही है, क्योंकि वो जो कंप्लीट बेल्ट है हमारी उस तरफ की, वो आयरन ओर ही ज्यादा वहां पे निकाला जाता है। ये एक रिवरलाइन पोर्ट है। रिवरलाइन मींस जो एक रिवर पे सिचुएटेड है। पारादीप पोर्ट ये एक रिवरलाइन पोर्ट है, ये एक रिवर पे लोकेटेड है और ये पोर्ट बहुत ही बड़े लेवल पे गंगा रिवर जो है उससे जुड़ा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से जुड़ा हुआ है और एक टाइडल पोर्ट भी है। एंड इट रिक्वायर्स कांस्टेंट dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. कोलकाता पोर्ट पे जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए हल्दिया पोर्ट को एज अ सब्सिडरी पोर्ट मींस हेल्प सपोर्टिव पोर्ट की जगह पे स्टार्ट किया गया है। सो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो प्रेजेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं 95% ऑफ ट्रेड को कंप्लीट करने पे, जो कि 68% ऑफ वॉल्यूम रखता है टोटल ट्रेड का जो इंडिया में किया जाता है। सो इसीलिए वाटरवेज बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज किया जा रहा है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एयरवेज। नेक्स्ट वन इज एयरवेज। एयर ट्रेवल करने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फास्टेस्ट एंड वी कैन से मोस्ट कंफर्टेबल एंड आल्सो द प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मींस एक तो ये फास्टेस्ट तो है ही, बहुत जल्दी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। दूसरा ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजीली आप किसी प्लेस पे पहुंच जाओगे किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो इट मींस ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और साथ साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ प्रेस्टिजियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स प्रेस्टीज का साइन है कि आप इतना पे करके अगर एयरवेज का यूज कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो आपके स्टेटस को शो करता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है। और ये बेसिकली डिफिकल्ट टेरेन्स जितने भी हैं, जैसे हाई माउंटेन्स हैं, ऐसे डेजर्ट्स हैं जहाँ पॉसिबल नहीं है कि
इजीली और कोई मींस यूज किए जा सके, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, और गहरे पेड़ हैं जहाँ पे लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई दूसरा वे यूज कर सको, तो उन सभी एरियाज में एयरवेज का यूज करना बेस्ट है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं इंडिया में, अगर आप मैप में देखते हो तो ये जो हमारा रीजन है सारा नॉर्थ का, और ये ईस्ट की तरफ जब जाता है तो ये सारा हिमालयन रेंज है। तो अगर इस एरिया में आपको ये एरिया क्रॉस करना है तो हम यहाँ पे अगर जनरली देखते हैं तो बिग रिवर्स हैं, डिजर्टेड रिलीफ है, कहीं पे भी आपको प्लेन एरियाज नहीं मिलेंगे। दूसरा डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स यहाँ पे आती रहती हैं, और दूसरा इंटरनेशनल फ्रंटियर्स बाउंड्रीज भी टच होती हैं। सो इस केस में अगर एब्सेंस होगी एयर ट्रांसपोर्ट की तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप इन एरियाज को कवर कर सको। सो इसीलिए एयर ट्रेवल जो है एक्सेसिबल बनाता है, इजी कर देता है चीजों को आपके लिए, और आप दूसरे एरियाज में इजीली पहुंच सकते हो। बेसिकली उन चीजों के उन एरियाज में जहां पे एक्सेसिबिलिटी कम है और इस तरह का टेरेन ज्यादा है। सो इट मींस एयर ट्रेवल जो है एक्सेस को इजी बना रहा है, बेनिफिशियल है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पहले तो बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब किया गया था। एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया 1953 में। एयर ट्रांसपोर्ट is nationalized in 1953। ये आपको याद होना चाहिए, 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके बाद इसमें ऑपरेशनल साइड अगर देखें इसकी तो इंडियन एयरलाइंस है, अलायंस एयर है जो इंडियन एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रही थी, और बहुत सारी प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं और नॉन शेड्यूल्ड भी हैं जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स हैं जो बेसिकली हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑयल या नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस में, या जब ऑफशोर ऑपरेशंस होते हैं ऐसे जहां पे बाउंड्री एरियाज में पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरे वेज को यूज करने की, तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है। तो जितने भी एरियाज इनएक्सेसिबल हैं जहां इजीली आप नहीं पहुंच सकते हो, डिफिकल्ट टेरेन्स में है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात कर रहे थे अभी, और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इंटीरियर पार्ट्स की जहां पहुंचना थोड़ा सा रिस्की है, तो इन सभी एरियाज में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन सभी में एयरवेज का यूज किया जाता है। और इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस जो हैं नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सटेंडेड हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो हर जगह पे सर्विसेज आपको प्रोवाइडेड हैं। सो हम ये देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ये तो बेनिफिट्स हो गए, ये बहुत कंफर्टेबल है, बेनिफिशियल है, और किस तरह के टेरेन्स में इसको यूज कर सकते हो वो भी हमने चेक कर लिया। नेशनलाइजेशन इसका हुआ 1953 में। अब ऐसे क्या इश्यूज है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं? एयर ट्रेवल सबकी रीच में नहीं है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की तो वहां पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि ये जो सर्विसेज हैं वहां के कॉमन पीपल को सही रेट्स पे मिल जाएं। इसका रीजन है कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में एयरवेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो डिफरेंट एरियाज में जा सके, एक्सेसिबिलिटी उनके लिए हो सके, या फिर वो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर सके। सो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शंस में गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स का जो सिस्टम है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस वहाँ के लोकल जो पीपल है, कॉमन पीपल जो वहाँ के हैं उनके लिए रखे गए हैं। सो बेसिकली एयरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मेनली उन एरियाज में ज्यादा जहाँ पे टेरेन्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं उन एरियाज की जहाँ पे पहुंचना बहुत ईजी नहीं है, तो ये जितना भी डिफिकल्ट टेरेन का पोर्शन है इन सभी में जो एयरवेज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 टॉपिक्स आज आपको करने हैं, वाटरवेज, मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरवेज। मेजर सी पोर्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सभी के आपको नोट्स बनाने हैं 1 बाय 1, क्योंकि हर एक पोर्ट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आर्टिफिशियल पोर्ट्स कौन से हैं या फिर जो लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है, तो सभी पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए। कहाँ से हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और आयरन ओर का एक्सपोर्ट कहाँ ज्यादा होता है, कुंदरमुख माइंस किस पोर्ट से जुड़ी हुई है या कहाँ से कनेक्टिविटी ज्यादा है। सो सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में अपनी नोटबुक्स में मेंशन करने हैं। और लास्ट पॉइंट हमें देखना है एयरवेज, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस, और ये कैसे किन एरियाज में ज्यादा बेनिफिशियल है।